आज हम बात करेंगे 30 ऐसे फिलोसॉफिकल आइडियाज जो तुम्हारी सोच को पूरी तरह बदल देंगे। चलो शुरू करते हैं। 1. प्लेटोज एलिगरी ऑफ द केव, गुफा की कहानी। कल्पना करो, कुछ लोग बचपन से एक अंधेरी गुफा में बंद हैं। उनके हाथ पैर जकड़े हुए हैं। वो सिर्फ सामने दीवार देख सकते हैं। उनके पीछे आग जल रही है और कुछ लोग वस्तुओं की परछाइयां दीवार पर डाल रहे हैं। उन कैदियों के लिए वही परछाइयां ही सत्य हैं। उन्होंने कभी असली दुनिया देखी ही नहीं। लेकिन अगर उनमें से कोई एक आजाद हो जाए और बाहर निकले, तो पहली बार वो असली सूरज, असली रंग, असली दुनिया देखेगा। शुरू में उसे ये सब झूठ लगेगा, क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी एक भ्रम पर बनी थी। इसका मतलब, हम जो देख रहे हैं वो अंतिम सत्य नहीं भी हो सकता। हमारी इंद्रियां हमें धोखा दे सकती हैं। रियल नॉलेज वही है जो दिखने वाली चीजों से परे हो। और सबसे खतरनाक बात, अगर तुम सच जान भी लो तो दुनिया शायद तुम पर विश्वास न करे। 2. कॉगिटो एर्गो सुम, डेकार्ट। अब सोचो, अगर सब कुछ झूठ हो सकता है, तो क्या कोई एक चीज है जो बिल्कुल पक्की है? रेने डेकार्ट ने कहा, मैं सोचता हूं, इसलिए मैं हूं। मतलब, तुम हर चीज पर शक कर सकते हो, दुनिया, लोग, यादें, सब कुछ। लेकिन एक चीज पर शक नहीं कर सकते, कि तुम सोच रहे हो। और अगर तुम सोच रहे हो तो तुम एग्जिस्ट करते हो। यही सबसे बेसिक और अल्टीमेट ट्रूथ है। बाकी सब अनसर्टन हो सकता है, लेकिन तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारी चेतना सच है। 3. सिमुलेशन हाइपोथेसिस। अब इस आइडिया को थोड़ा आगे ले चलते हैं। क्या पता ये पूरी दुनिया ही फेक हो। जैसे हम गेम्स खेलते हैं, GTA, पबजी, वैसे ही शायद कोई हमें कंट्रोल कर रहा हो। ये कॉन्सेप्ट आज के टाइम का मॉडर्न केव है। कुछ साइंटिस्ट्स और फिलोसोफर्स मानते हैं कि हम एक एडवांस सिमुलेशन में जी रहे हो सकते हैं। मतलब, तुम्हारा शरीर रियल नहीं, तुम सिर्फ डेटा हो सकते हो। और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये सच हुआ तो रियल लाइफ एक्चुअली है कहाँ? 4. शिप ऑफ थीसियस। मान लो तुम्हारे पास एक जहाज है। समय के साथ उसके सारे पार्ट्स एक एक करके बदल दिए जाते हैं। आखिर में उसका कोई भी ओरिजिनल हिस्सा नहीं बचता। तो सवाल ये है, क्या वो अभी भी वही जहाज है? और अब इसे खुद पर अप्लाई करो। तुम्हारा शरीर हर कुछ साल में पूरी तरह बदल जाता है। सेल्स रिप्लेस हो जाते हैं। तो क्या तुम अभी भी वही इंसान हो जो बचपन में थे? आइडेंटिटी क्या है? शरीर, यादें, या कुछ और? ये सवाल सिंपल लगता है, लेकिन इसका जवाब बहुत डीप है। 5. टब्यूला रासा। जॉन लॉक ने कहा, इंसान जन्म से ब्लैंक स्लेट होता है। मतलब, हम कुछ भी लेकर पैदा नहीं होते, ना नॉलेज, ना आइडियाज। जो कुछ भी हम बनते हैं वो एक्सपीरियंस से बनते हैं। तुम्हारी सोच, तुम्हारी पर्सनालिटी, सब कुछ तुम्हारे एनवायरनमेंट का रिजल्ट है। तो सवाल ये है, क्या तुम खुद को बना रहे हो या दुनिया तुम्हें बना रही है? 6. सोलिपिज्म। अब सबसे खतरनाक आइडिया, क्या पता सिर्फ तुम ही एग्जिस्ट करते हो, बाकी सब, लोग, दुनिया, ये पूरा यूनिवर्स सिर्फ तुम्हारे माइंड का क्रिएशन हो। इस थियोरी को कहते हैं सोलिप्सिज्म। मतलब, तुम्हारे अलावा कुछ भी साबित नहीं किया जा सकता। तुम ये प्रूव नहीं कर सकते कि मैं रियल हूं या ये दुनिया सच में एग्जिस्ट करती है। सब कुछ तुम्हारे परसेप्शन पर डिपेंड है। और अगर ये सच हुआ तो तुम पूरी रियलिटी में अकेले हो। पार्ट 2, एथिक्स एंड हाउ टू लिव, जीवन कैसे जिएं। 7. द गोल्डन रूल, स्वर्ण नियम। अगर नैतिकता को एक लाइन में समझाना हो तो वो शायद यही होगी, जैसा व्यवहार तुम दूसरों से चाहते हो वैसा ही उनके साथ करो। ये आइडिया लगभग हर धर्म और संस्कृति में मिलता है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या हम सच में ऐसा करते हैं? हम सम्मान चाहते हैं, लेकिन दूसरों को कितना सम्मान देते हैं?
हम ईमानदारी चाहते हैं, लेकिन क्या हम खुद पूरी तरह ईमानदार हैं? गोल्डन रूल हमें ये सिखाता है, दुनिया बदलने से पहले खुद का व्यवहार बदलो, क्योंकि समाज तुम्हारे एक्शंस का ही रिफ्लेक्शन है। 8. कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव। कांत। इमैनुअल कांत ने नैतिकता को एक स्टेप और आगे ले जाकर कहा, ऐसा काम करो जिसे तुम चाहो कि पूरी दुनिया उसी रूल को फॉलो करे। मतलब, अगर तुम झूठ बोलते हो तो सोचो, क्या तुम चाहोगे कि पूरी दुनिया झूठ बोले? अगर आंसर नो है तो तुम्हें भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये आइडिया बहुत स्ट्रिक्ट है। इसमें इमोशंस या पर्सनल बेनिफिट की कोई जगह नहीं है। सही वही है जो यूनिवर्सली सही हो सके। यानी नैतिकता कोई पर्सनल चॉइस नहीं, एक यूनिवर्सल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 9. यूटिलिटेरियनिज्म, मिल और बेंथम। अब एक बिल्कुल अलग अप्रोच। जॉन स्टुअर्ट मिल और जेरेमी बेंथम ने कहा, सही काम वही है जो सबसे ज्यादा लोगों को सबसे ज्यादा खुशी दे। मतलब, अगर एक एक्शन से 100 लोग खुश होते हैं और 2 लोग दुखी, तो वो एक्शन एथिकल माना जाएगा। फोकस है रिजल्ट पर, इंटेंशन पर नहीं। लेकिन प्रॉब्लम भी यही है, अगर मेजॉरिटी की खुशी के लिए माइनॉरिटी को सफर करना पड़े, तो क्या वो सही है? क्या हैप्पीनेस का गणित सच में नैतिकता तय कर सकता है? 10. वर्च्यू एथिक्स, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने कहा, नैतिकता का मतलब सिर्फ क्या सही है ये नहीं, बल्कि तुम कैसे इंसान बन रहे हो ये है। फोकस एक्शंस पर नहीं, कैरेक्टर पर है। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, यूडाइमोनिया, यानी ट्रू फ्लरिशिंग या अच्छी जिंदगी। मतलब, सिर्फ खुश रहना नहीं, बल्कि एक मीनिंगफुल बैलेंस्ड लाइफ जीना। जैसे बहुत ज्यादा डर बराबर कायरता, बहुत ज्यादा हिम्मत बराबर लापरवाही। सही रास्ता बीच में है, बैलेंस। वर्च्यू एथिक्स सिखाता है, तुम्हारे रोज के छोटे एक्शंस तुम्हारा कैरेक्टर बनाते हैं और कैरेक्टर तुम्हारी डेस्टिनी बनाता है। 11. स्टोइसिज्म, स्टोइक दर्शन। स्टोइसिज्म कहता है, जिंदगी में दो ही चीजें हैं, एक जो तुम्हारे कंट्रोल में है और एक जो नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब हम उन चीजों पर कंट्रोल चाहते हैं जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। जैसे, लोग क्या सोचते हैं, फ्यूचर में क्या होगा, ये सब तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन तुम कैसे रिएक्ट करते हो, तुम क्या सोचते हो, ये पूरी तरह तुम्हारे कंट्रोल में है। स्टोइसिज्म सिखाता है, शांत रहना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। जो बदल नहीं सकते उसे एक्सेप्ट करो, जो बदल सकते हो उस पर पूरी ताकत लगाओ। 12. द गोल्डन मीन, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल का एक और पावरफुल आइडिया, हर वर्चुए दो एक्सट्रीम्स के बीच में होती है। मतलब, सही रास्ता हमेशा बीच का रास्ता होता है। जैसे, डर की कमी बराबर लापरवाही, बहुत ज्यादा डर बराबर कायरता। इन दोनों के बीच जो बैलेंस है वही है करेज। इसी तरह, बहुत ज्यादा खर्च बराबर फिजूल खर्ची, बहुत ज्यादा बचत बराबर कंजूसी, बीच का बैलेंस बराबर समझदारी। लाइफ में प्रॉब्लम एक्सट्रीम्स से आती है और स्टेबिलिटी बैलेंस से। गोल्डन मीन सिखाता है, परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो, बैलेंस्ड बनो। 13. एग्जिस्टेंशियलिज्म, सार्त्र और कैमू। जान पॉल सार्त्र ने कहा, एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस। मतलब, हम पहले एग्जिस्ट करते हैं और फिर खुद को डिफाइन करते हैं। कोई फिक्स्ड पर्पस नहीं दिया गया हमें। तुम इंजीनियर बनो, आर्टिस्ट बनो या कुछ भी बनो, ये पहले से डिसाइड नहीं है। तुम्हारे चॉइसेस ही तुम्हारी आइडेंटिटी बनाते हैं। एल्बर्ट कैमू ने इसे और डीपन किया। उन्होंने कहा, जिंदगी का कोई अल्टीमेट मीनिंग नहीं है, लेकिन फिर भी हमें जीना है, क्रिएट करना है, स्ट्रगल करना है। यही रिबेलियन है, यही एग्जिस्टेंस है। एग्जिस्टेंशियलिज्म सिखाता है, तुम फ्री हो, लेकिन उस फ्रीडम की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तुम्हारी है। 14. निहिलिज्म। अब एक थोड़ा डार्क आइडिया, क्या हो अगर जिंदगी का कोई मतलब ही ना हो, ना कोई पर्पस, ना कोई हायर मीनिंग, सब कुछ अल्टीमेटली मीनिंगलेस है। इसे कहते हैं निहिलिज्म। इसमें
वैल्यूज, मॉरल्स, गोल्स सब इंसान के बनाए हुए इल्यूजन माने जाते हैं। और अगर ये सच है, तो सवाल उठता है, फिर हम जी क्यों रहे हैं? क्यों मेहनत कर रहे हैं? क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं? निहिलिज्म अनकंफर्टेबल है, क्योंकि ये हमारी हर बिलीफ को चैलेंज करता है। 15. ऑप्टिमिस्टिक निहिलिज्म। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसी आइडिया का एक पॉजिटिव वर्जन भी है, ऑप्टिमिस्टिक निहिलिज्म। ये कहता है, अगर यूनिवर्स का कोई फिक्स्ड मीनिंग नहीं है, तो ये बैड न्यूज़ नहीं, ये फ्रीडम है। मतलब कोई प्री डिफाइंड डेस्टिनी नहीं है, तो तुम अपनी मीनिंग खुद बना सकते हो। तुम डिसाइड कर सकते हो तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तुम किस चीज के लिए जीना चाहते हो। प्रेशर खत्म, पॉसिबिलिटी शुरू। ऑप्टिमिस्टिक निहिलिज्म सिखाता है, जिंदगी का मतलब ढूंढो मत, खुद उसका मतलब बनाओ। 16. द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक अनुबंध। सोचो, अगर कोई सरकार ही ना हो, ना कोई कानून, ना कोई रूल्स, हर इंसान जो चाहे वो करे। शुरू में ये फ्रीडम अच्छा लगेगा, लेकिन जल्दी ही ये केओस बन जाएगा। लड़ाई, डर, सर्वाइवल की रेस। इसलिए फिलोसोफर्स ने कहा, हमने अपनी कुछ फ्रीडम वॉलंटरली छोड़ी, ताकि बदले में सुरक्षा और व्यवस्था मिल सके। इसे कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब तुम ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हो, टैक्स देते हो, क्योंकि बदले में सोसाइटी तुम्हें प्रोटेक्शन देती है। लेकिन असली सवाल ये है, अगर सरकार अपना पार्ट पूरा ना करे, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहता है? यही सवाल रेवोल्यूशंस की जड़ है। 17. द वेल ऑफ इग्नोरेंस, रॉल्स। जॉन रॉल्स ने एक पावरफुल थॉट एक्सपेरिमेंट दिया। इमेजिन करो, तुम एक नई सोसाइटी डिजाइन कर रहे हो, लेकिन तुम्हें यह नहीं पता कि तुम उस सोसाइटी में कौन होगे। ना तुम्हारी कास्ट पता है, ना पैसा, ना जेंडर। तुम रिच भी हो सकते हो या सबसे गरीब भी। अब रूल्स बनाओ। तुम कैसे लॉज बनाओगे? ऑब्वियसली तुम ऐसे रूल्स बनाओगे जो हर इंसान के लिए फेयर हों, क्योंकि तुम किसी भी पोजीशन में हो सकते हो। यही है जस्टिस का सबसे प्योर फॉर्म। वेल ऑफ इग्नोरेंस सिखाता है, न्याय वही है जो अनबायस्ड हो, जो हर किसी के लिए इक्वली फेयर हो। 18. द पैनॉप्टिकॉन, फूको और बेंथम। एक जेल इमेजिन करो, जहां बीच में एक टावर है और गार्ड्स उस टावर से हर कैदी को देख सकते हैं। लेकिन कैदी ये नहीं जानते उन्हें कब देखा जा रहा है। तो क्या होता है? वो हमेशा ऐसा बिहेव करते हैं जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। इसे कहते हैं पैनॉप्टिकॉन। जेरेमी बेंथम ने इसे डिज़ाइन किया और मिशेल फूको ने इसे सोसाइटी पर अप्लाई किया। आज के टाइम में सीसीटीवी, सोशल मीडिया, सर्वेलेंस, हम हमेशा अवेयर रहते हैं कि हमें देखा जा सकता है, और धीरे धीरे हम खुद को कंट्रोल करने लगते हैं। फ्रीडम बाहर से नहीं, अंदर से खत्म होती है। पैनॉप्टिकॉन सिखाता है, सबसे पावरफुल कंट्रोल वो है जिसमें तुम्हें कंट्रोल किया जा रहा हो और तुम्हें पता भी ना चले। 19. द ओवरमैन, नित्शे। फ्रेडरिक नित्शे ने एक बोल्ड आइडिया दिया, ओवरमैन यानी ओवरमैन। एक ऐसा इंसान जो सोसाइटी के रूल्स ब्लाइंडली फॉलो नहीं करता, जो खुद अपनी वैल्यूज क्रिएट करता है। क्योंकि नीचे के अनुसार ट्रेडिशनल मोरालिटी, गुड बैड, अक्सर सोसाइटी ने कंट्रोल के लिए बनाई है। ओवरमैन वो है जो फियर, गिल्ट, ट्रेडिशन से ऊपर उठकर खुद डिसाइड करता है उसके लिए क्या सही है। लेकिन ये आसान नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है तुम पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाओ। नो एक्सक्यूजेस, नो ब्लेमिंग सोसाइटी, सिर्फ तुम और तुम्हारे चॉइसेस। पार्ट 5, लॉजिक एंड फ्रेमवर्क्स, तर्क और सोच के ढांचे। 20. मार्क्स's एलियनेशन। कार्ल मार्क्स ने मॉडर्न वर्क लाइफ को लेकर एक गहरी बात कही। आज का इंसान अपने ही काम से डिस्कनेक्ट हो चुका है। कैसे? पहले एक कारीगर पूरा प्रोडक्ट बनाता था, उसमें उसका स्किल, क्रिएटिविटी, आइडेंटिटी होती थी। लेकिन आज एक फैक्ट्री वर्कर सिर्फ एक छोटा सा पार्ट बनाता है, बार बार मशीन की तरह। वो अपने काम से जुड़ा हुआ फील नहीं करता, ना उसे प्रोडक्ट से कनेक्शन है, ना प्रोसेस से। और धीरे धीरे वो खुद से भी डिस्कनेक्ट हो जाता है।
इसे कहते हैं एलियनेशन। मार्क्स के अनुसार जब काम सिर्फ सर्वाइवल बन जाए और एक्सप्रेशन ना रहे तो इंसान अंदर से खाली होने लगता है। 21 ऑकम्स रेजर। कभी कभी हम चीजों को अननेसेसरली कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, लेकिन एक सिंपल प्रिंसिपल है, सबसे आसान एक्सप्लेनेशन अक्सर सही होता है। इसे कहते हैं ऑकम्स रेजर। मतलब, अगर किसी आवाज का कारण सोचो, एक पॉसिबिलिटी कोई इनविजिबल सुपरनैचुरल फोर्स है, दूसरी पॉसिबिलिटी हवा से खिड़की हिली। कौन सा ज्यादा लॉजिकल है? सिंपल वाला। ऑक्कम्स रेजर सिखाता है हर प्रॉब्लम में कॉम्प्लिकेटेड आंसर्स ढूंढने की जरूरत नहीं। सच्चाई अक्सर सिंपल होती है। लेकिन ध्यान रहे, सिंपल हमेशा सही नहीं होता, पर ज्यादातर केसेस में वही बेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट होता है। 22 द सोक्रेटिक मेथड। सोक्रेटिस का तरीका बिल्कुल अलग था। वो आंसर्स नहीं देते थे, वो सिर्फ सवाल पूछते थे, और उन्हीं सवालों के थ्रू सामने वाला खुद अपने आंसर्स तक पहुंचता था। जैसे, तुम जस्टिस को कैसे डिफाइन करते हो? क्या वो हर सिचुएशन में सेम रहता है? अगर नहीं, तो क्यों? धीरे धीरे तुम रियलाइज करते हो कि तुम्हारी अपनी थिंकिंग में गैप्स हैं। यही है सोक्रेटिक मेथड। ये सिखाता है ज्ञान का मतलब आंसर्स याद करना नहीं, सही सवाल पूछना है, क्योंकि सही सवाल तुम्हें डीपर ट्रुथ तक ले जाता है। 23 डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म। कार्ल मार्क्स का एक पावरफुल फ्रेमवर्क। इतिहास और समाज कॉन्फ्लिक्ट से आगे बढ़ते हैं। मतलब, हर सिस्टम में दो अपोजिंग फोर्सेस होती हैं, एक जो पावर में है और एक जो स्ट्रगल कर रही है। जैसे रिच वर्सेस पुअर, रूलर्स वर्सेस वर्कर्स। इनके बीच जो टेंशन है वही चेंज लाती है। थीसिस वर्सेस एंटीथीसिस, फिर बनता है सिंथेसिस। मतलब, पुरानी सिस्टम टूटती है और एक नई सिस्टम पैदा होती है। डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म सिखाता है समाज स्टैटिक नहीं है, वो लगातार बदल रहा है, और उस बदलाव की जड़ कॉन्फ्लिक्ट है। 24 पॉपर्स फॉल्सिफायबिलिटी। कार्ल पॉपर ने साइंस को डिफाइन करते हुए कहा, कोई भी थ्योरी तभी साइंटिफिक है जब उसे गलत साबित किया जा सके। मतलब, अगर तुम कहते हो सभी हंस सफेद होते हैं, तो ये साइंटिफिक क्लेम है, क्योंकि एक काला हंस मिलते ही ये गलत साबित हो जाएगा। लेकिन अगर तुम कहो एक इनविजिबल शक्ति सब कुछ कंट्रोल कर रही है और उसे कभी टेस्ट ही नहीं किया जा सकता, तो वो साइंस नहीं है। पॉपर सिखाता है सच्चा ज्ञान वो है जो खुद को चैलेंज करने की हिम्मत रखता हो। जो गलत साबित हो सकता है वही सच के करीब पहुंच सकता है। 25 द प्रिजनर्स डिलेमा। अब एक इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स। दो क्रिमिनल्स पकड़े गए हैं और उन्हें अलग अलग रूम्स में रखा गया है। दोनों के पास दो चॉइसेस हैं, चुप रहना या दूसरे के खिलाफ बोलना। अगर दोनों चुप रहते हैं, कम सजा। अगर एक बोलता है और दूसरा चुप, जो बोलेगा वो बच जाएगा, दूसरा फंस जाएगा। अगर दोनों एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, दोनों को हैवी सजा। अब लॉजिकली दोनों को कोऑपरेशन करना चाहिए, लेकिन डर की वजह से दोनों एक दूसरे को बिट्रे कर देते हैं। रिजल्ट, दोनों की हालत खराब। इसे कहते हैं प्रिजनर्स डिलेमा। ये सिखाता है कभी कभी रैशनल लोग भी ट्रस्ट की कमी की वजह से ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जो सबके लिए नुकसानदायक होते हैं। और यही चीज रियल लाइफ में भी होती है। बिजनेस, पॉलिटिक्स, रिलेशनशिप्स, हर जगह। पार्ट 6 ईस्टर्न फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस। पूर्वी दर्शन। 26 वू वे, ताओइज्म। लाओजी के ताओइज्म का एक गहरा कॉन्सेप्ट है वू वे, यानी एफर्टलेस एक्शन। मतलब, कुछ ना करना नहीं, बल्कि ऐसा करना जिसमें जबरदस्ती ना हो। जैसे, एक नदी को देखो, वो बिना स्ट्रगल किए बहती है, लेकिन फिर भी रास्ते के पत्थरों को काट देती है। सॉफ्ट लेकिन पावरफुल। वू वे सिखाता है जब तुम लाइफ के फ्लो के अगेंस्ट जाते हो तो स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है, लेकिन जब तुम फ्लो के साथ चलना सीखते हो तो वही काम आसान हो जाता है। कंट्रोल छोड़ना, हारना नहीं है, कभी कभी वही सबसे बड़ी समझदारी होती है। 27
अनत्ता, बुद्धिज्म। गौतम बुद्ध ने एक शॉकिंग आइडिया दिया, कोई परमानेंट सेल्फ होता ही नहीं है। मतलब जो तुम मैं कहते हो वो एक्चुअली बदलते हुए थॉट्स, इमोशंस, मेमोरीज का कलेक्शन है। तुम हर पल बदल रहे हो। तुम्हारी सोच, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी पहचान, कुछ भी स्थायी नहीं है। फिर भी हम एक फिक्स्ड आइडेंटिटी पकड़ कर रखते हैं। मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, और यही अटैचमेंट दुख का कारण बनती है। अनत्ता सिखाता है, अगर मैं परमानेंट नहीं है तो डर भी परमानेंट नहीं है, दुख भी परमानेंट नहीं है। सब कुछ बदल रहा है और यही सच्चाई है। 28 यिन एंड यांग। चाइनीज फिलॉसफी का एक आइकॉनिक आइडिया, यिन और यांग, दो ऑपोजिट फोर्सेस जैसे लाइट और डार्क, मेल और फीमेल, डे और नाइट। लेकिन ये एनिमीज नहीं है, ये एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। डे के बिना नाइट का मतलब नहीं, खुशी के बिना दुख का एहसास नहीं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, हर यिन में थोड़ा यांग है और हर यांग में थोड़ा यिन। मतलब ऑपोजिट्स अलग नहीं है, कनेक्टेड है। यिन यांग सिखाता है लाइफ में बैलेंस जरूरी है, क्योंकि हर एक्सट्रीम अपने ऑपोजिट को जन्म देता है। 29 अहिंसा। महावीरा और गौतमा बुद्ध ने जिस प्रिंसिपल को डीपली फॉलो किया, अहिंसा यानी नॉन वायलेंस, सिर्फ फिजिकल वायलेंस नहीं, सोच, शब्द और इरादों में भी हिंसा ना हो। मतलब तुम किसी को चोट ना पहुंचाओ, ना एक्शन से, ना वर्ड से, क्योंकि हर जीव में वही चेतना है। और जब तुम किसी और को हर्ट करते हो तो इनडायरेक्टली खुद को हर्ट करते हो। अहिंसा सिखाता है सबसे बड़ी ताकत कंट्रोल में है, ना कि डैमेज करने में। कंपैशन वीकनेस नहीं, सबसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेंथ है। 30 द मिडल वे, मध्यम मार्ग। गौतमा बुद्ध का अंतिम और बहुत प्रैक्टिकल आइडिया, मिडल वे यानी बैलेंस का रास्ता। उन्होंने कहा, दो एक्सट्रीम्स अवॉइड करो। एक, बहुत ज्यादा भोग विलास। दूसरा, बहुत ज्यादा त्याग और कष्ट। दोनों ही गलत हैं। सही रास्ता बीच में है। मतलब ना खुद को पूरी तरह इंडल्ज करो, ना खुद को अननेसेसरली पनिश करो। लाइफ को समझदारी से जियो, बैलेंस के साथ। मिडल वे सिखाता है असली शांति एक्सट्रीम्स में नहीं, बैलेंस में मिलती है। और यही रास्ता सफरिंग से बाहर निकलने का है। जो सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, ये वो नज़र है जिससे तुम अपनी पूरी जिंदगी को नए तरीके से देख सकते हो। अब फैसला तुम्हारा है, तुम बस जीते रहोगे या सच में समझना शुरू करोगे। अगर इस वीडियो ने तुम्हारी सोच को थोड़ा भी बदल दिया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आगे भी हम ऐसे ही डीप और माइंड ओपनिंग आइडियाज लेकर आएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और कमेंट्स में बताओ कौन सा आइडिया तुम्हें सबसे ज्यादा पावरफुल लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और याद रखना, सवाल पूछना बंद मत करना।